sharing with you the PDF file. Yeah, in today's class we are going to talk about ग्राहम ग्रीन. ग्राहम ग्रीन को लेकर के हम बात करेंगे. ग्राहम ग्रीन के वर्क को, उनकी लाइफ को लेकर के बात करेंगे. जस्ट शेयर्ड विद यू व्हाट, जस्ट शेयर्ड विद यू उनका पूरा लाइफ का क्या है, उनके वर्क कौन कौन से हैं. वो बहुत बड़ी क्लास नहीं होना छोटी सी क्लास. लेकिन उस छोटी सी क्लास में आपको इंफॉर्मेशन काफी मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जो वर्क है उसके बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी कि जो हेनरी, इनका पूरा नाम क्या था, हेनरी ग्राहम ग्रीन है. और इनका जन्म कब हुआ है, 1904 ईस्वी में हुआ. 1991 ईस्वी में इनकी मौत हुई. इसका मतलब कि 20th सेंचुरी के बड़े राइटरों में शुमार किए जाते हैं. ही वॉज बॉर्न इन 1904 एंड डाइड इन 1990. 1904 में जन्म हुआ है, 1991 ईस्वी में इनकी मौत हुई है. ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड जर्नलिस्ट. वो इंग्लिश राइटर थे, जर्नलिस्ट थे. regarded by many as one of the leading English novelists of the 20th century से बिलोंग करते. ही वॉज बॉर्न इन 1904 एंड डाइड इन 1991. करते कि वो 20वीं शताब्दी के हैं तो ऐसा नहीं जन्म हुआ तो ही स्टार्टेड टू राइट, नो नॉट एट ऑल. यू विल कम टू नो कि साल बाद उन्होंने लिखना शुरू किया होगा. और जब 20-25 वो जो जमाना रहा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जमाना, और उसके बाद क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा आती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का जो समय था उसमें जो है ऑलरेडी यू आर गेटिंग कि ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904. जब हमारे यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था तो उस समय उनका, लेकिन बस फर्क है कि डेट में और सेंचुरी में. और 2 अक्टूबर वहां, 2 अक्टूबर यहाँ पर भी है. और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, बर्कहाम स्टीड, हर्टफोर्डशायर, इंग्लैंड में. दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, बर्कहाम स्टीड, हर्टफोर्डशायर इन इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को. 3 अप्रैल 1991 को उनकी मौत हुई है. 3 अप्रैल 1991 को एजेड 86, 88 साल की उम्र में. और कहाँ पे मौत हुई है, स्विट्जरलैंड में मौत हुई है. तो इसका मतलब कि इंग्लैंड में जन्म हुआ है, मौत कहाँ पर हुई है, स्विट्जरलैंड में हुई है. सो इन दिस शीट व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल्ड यू कि हेनरी ग्राहम ग्रीन was born in 1904, died in 1991. He was an English writer and journalist regarded by many as one of the leading English novelists of the 20th century. Born 2 October 1904, Berkhamsted, Berkhamsted, not Stead, Berkhamsted, Hertfordshire, and England. Died 3 April 1991, aged 86. और कहाँ पे, वेवी नाम की जगह पे, स्विट्जरलैंड के वेवी नाम की जगह पर उनकी मौत हुई है. सो मैं इस सर्किल को इरेज कर दिया मैंने, और फिर सारी चीजें आपको क्लियर नजर आ रही कि मैंने आपको बताया. उनका जो अल्मा मेटर था, जिस कॉलेज से वो बिलोंग करते थे, जो हायर एजुकेशन उनको मिली है, दैट वाज द बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड का जो बेलियल कॉलेज था वो उनका अल्मा मेटर था. और उनका जो टाइमिंग था 1925 से लेकर के 1991 ईस्वी तक उनका पूरा वर्क आता, फ्रॉम 1925 टू 1991. तो ये उनका वर्क का समय था. 1925 से लेकर 1991 ईस्वी तक उनकी राइटिंग होती. जैसा मैंने आपको बताया, ही वाज बॉर्न इन 1904. तो ऐसा नहीं था कि जब जन्म हुआ तभी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. तो नो, नॉट एट ऑल. अल्टीमेटली आदमी कुछ ना कुछ चीजें करता है. सो यू फाइंड दिस पार्टिकुलर थिंग कि उनका अपना जो पीरियड रहा है वो कौन सा पीरियड, यू विल कम टू नो कि उनका पीरियड 1925 से 1991. तो 1904 में जन्म हुआ, 1991 में मौत हुई है. वो जर्नलिस्ट भी थे, अपना करियर उन्होंने जो शुरू किया, राइटर भी थे, इंग्लिश राइटर, स्पेशली फेमस एज अ नॉवलिस्ट. 20th सेंचुरी के लीडिंग नॉवलिस्ट थे. 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था. कहाँ पे, बर्कहामस्टेड, हर्टफोर्डशायर, इंग्लैंड में जन्म हुआ था. 3 अप्रैल 1991 को उनकी डेथ होती है, एजेड 86. और कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, वेवी के स्विट्जरलैंड में. अल्मा मेटर उनका कौन सा था, बालियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड रहा था. पीरियड 1925 से 1991. और उनका जो जनरा था, लिटरेरी फिक्शन और थ्रिलर नॉवेल उन्होंने लिखा हुआ है. उसमें कैथोलिक थीम रहा है, कैथोलिक रिलीजन के वो फॉलोवर थे और उस थीम को उन्होंने लिखा है. लेकिन उनके फिक्शन में थ्रिलिंग बहुत ज्यादा रही, सेंसेशन, थ्रिलिंग, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड. स्पाउस को लेके मैंने बताया था कि स्पाउस जो शब्द है या आपका क्या नाम है, कॉमन नाउन होता है या हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए आता है. स्पाउस उनकी कौन रही है, विवियन डेरेल ब्राउनिंग. उनकी जो स्पाउस रही विवियन डेरेल ब्राउनिंग रही है. और शुरू में ग्राहम ग्रीन एथीस्ट थे, लेकिन when he came in the contact of Vivian Darrell Browning, then he converted into Catholicism. उन्होंने कैथोलिसिज्म को जो स्वीकार किया है.
तो स्पाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, खासकर उनके एक एथिस्ट को थीस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जो आदमी नास्तिक हो कैसे ईश्वर में विश्वास करने लगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल उनकी स्पाउस विवियन डेरेल ब्राउनिंग का। व्हेन ही केम इन द कांटेक्ट ऑफ विवियन डेरेल ब्राउनिंग, ही स्टार्टेड टू believe in God and just converted into Catholicism. Now the next point, he converted to Catholicism in 1926 after meeting his future wife Vivian Darrell Browning. जब उनकी मुलाकात विवियन डेरेल ब्राउनिंग से होती है तब उन्होंने इसमें, later in life he took to calling him कैथोलिक एग्नोस्टिक। बाद में उन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया, कैथोलिक एग्नोस्टिक भी उन्होंने अपने कहा। He died in 1991 at the age of 86। उनकी मौत 1991 ईस्वी में होती है, 86 साल की उम्र में होती है। और वो उसी बीमारी से पीड़ित थे जिस बीमारी से जो है, अगर आप देखेंगे कि अभी मैंने वर्जीनिया वुल्फ को मैंने बताया था, लगभग ऐसी ही कुछ समस्या उनके साथ थी, डिप्रेशन की जो है, और ल्यूकेमिया नाम की बीमारी से वो पीड़ित थे। एंड वाज बरीड इन वेयर एंड वाज बरीड इन कोर्सियाक्स सिमेट्री। कहाँ पे उनको दफनाया गया, कोर्सियाक्स सिमेट्री स्विट्जरलैंड में उनको दफन किया जाता है। तो कोर्सियाक्स सिमेट्री कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इसका मतलब कि लास्ट डेज ही पास्ड वेयर, ही पास्ड इन स्विट्जरलैंड। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 1926 ईस्वी में उनकी मुलाकात होती है, किससे मुलाकात होती है, फ्यूचर वाइफ लॉरेल ब्राउनिंग है। और उनको उनसे जब मुलाकात हुई तब he started to believe in God and he accepted Catholic agnostic. He died in 1991 at the age of 86 of leukemia and was buried in Coursiaux Cemetery. Next point, after leaving Oxford, Green worked for a period of time as a private tutor। उन्होंने जो काम शुरू किया था एज अ प्राइवेट ट्यूटर, एंड देन टर्न टू जर्नलिज्म। उसके बाद वो किस में आए थे, जर्नलिज्म। इसका मतलब अगर कभी भी आता है तो उन्होंने जो अपना करियर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने क्या किया था, प्राइवेट ट्यूटर के रूप में अपनी जर्नी शुरू की। जर्नलिज्म में उनको जो है वो आया था फर्स्ट ऑन नॉटिंघम जर्नल, और उन्होंने कहाँ पे ज्वाइन किया था, नॉटिंघम जर्नल को उन्होंने ज्वाइन किया था। ही पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवेल, यहाँ से उनका वर्क शुरू होता है, द मैन विद इन। उनका पहला नावल जो था द मैन विदिन था, जो 1929 में आता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उनको शेक्सपियर प्राइज भी मिला हुआ है, और 2 बार शॉर्ट लिस्ट किए गए थे प्राइज के लिए, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा प्राइज क्या था। शेक्सपियर प्राइज भी उनको मिला था, एक आध और प्राइज भी मिला हुआ था। अगर आदमी कोई वर्क कर, द मैन विद इन 1929 में ही पब्लिश हिज फर्स्ट नावल। इसका नावल आता है द नेम ऑफ एक्शन। मैं नावल का नाम बोलता चल रहा हूँ। 1930 में आता है। र्यूमर एट नाइटफॉल 1932 में आता है, और 1932 में आता है। इस्तांबुल ट्रेन पर जो है एक मूवी भी बनी हुई है इस्तांबुल ट्रेन पर। इट्स अ बैटल फील्ड 1934 में आता है। इंग्लैंड मेड मी आल्सो पब्लिश्ड एज द शिप, जहाज कैसे नष्ट हुई, डूबी। तो इंग्लैंड एक दूसरे नाम से पब्लिश होता है, द शिप रिग 1935 में, वन फॉर सेल 1936 में। सो यू आर गेटिंग हियर, व्हाट वर यू आर गेटिंग हियर, नॉवेल रिटन बाय दिस पर्सन आर शॉर्ट स्टोरीज। उनमें से कौन सा है, पहला नावल है द मैन विद इन 1929 में, द नेम ऑफ एक्शन 1930 में, र्यूमर एट 1932 में। इस्तांबुल ट्रेन फेमस है, ये आपको ध्यान रखना, 1932 में। इट्स अ बैटलफील्ड 1934, इंग्लैंड मेड बी आल्सो पब्लिश्ड एज द शिप 1935 में। देन यू फाइंड हूम जर्नी विदाउट मैप्स 1936 में, ब्राइटन रॉक 1938 में, द लॉलेस रोड्स 1939 में, द कॉन्फिडेंशियल एजेंट 1939 में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, द पावर एंड द ग्लोरी 1940। द पावर एंड द ग्लोरी, इसे डिटेल में कल हम बात करेंगे, ये 1940 में आता है। द मिनिस्ट्री ऑफ ईयर 1943 में, द हार्ट ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट 48 में, द हार्ट ऑफ मैटर यू फाइंड इन 1940, द थर्ड मैन 1949 में, द एंड अफेयर 1951 में, 21 स्टोरीज 1954 में, लॉसर टेक्स ऑल 1950 में, द क्वाइट अमेरिकन 1955 में, द पॉटिंग शेड 1956 में, आरमैन इन हवाना 1958 में, अ बर्ट आउट केस 1960 में, द लास्ट वर्ड उनका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 1990 में, द टेंथ मैन 1980। फिर उसके बाद है मॉन सिंगर क्विक्सॉट 1982 में, डॉक्टर फिशर
ऑफ जिनेवा 1982 में, वेज ऑफ एस्केप 1980 में, द ह्यूमन फैक्टर 1978 में, द ऑनरेरी काउंसिल 1973, अ सार्ट ऑफ लाइफ 1971 में, ट्रेवल्स विद माय ऑन 1960, द कॉमेडियन 1966 में, इन सर्च ऑफ अ कैरेक्टर 1961 में। तो ये इनका वर्क था। अब आप ये समझ सकते हैं कि इस वर्क में मैं नहीं कहता आपको ये सब लर्न करना है, बस ये है कि अगर आप इसे रखे रहेंगे, कहीं ना कहीं जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको काम देगा। इफ यू अपियर इन फॉर यूजीसी नेट, तो वहां पर भी ये काम देगा। इनसे रिलेटेड वर्क की डेट पूछी जा सकती है। अगर आप appear हो कहीं कहीं दूसरी जगह या ऐसा किसी काम में, तो वहां पर चीज अपियर हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपका है कि उसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द पावर एंड द ग्लोरी, जिसको लेकर के हम कल बात करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने बताया एक छोटी सी क्लास है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको समय दिया था तो ये जरूरी था कि मुझे आना चाहिए था। दिस इज व्हाई आई एम देयर, एंड यू विल कम टू नो कि इन सब चीजों को लेके मैंने बात करी है। तो एक बायोग्राफिकल स्टडी आपको क्लियर हो गया कि व्हाट वाज ही, व्हाट ही डिड, और क्या चीज। तो वी विल मीट टुमारो एट 10 AM, इधर 10 AM और 9 AM। मैं आपको समय दे दे रहा हूँ, इधर 10 AM और 9 AM कल। और द पावर एंड द ग्लोरी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है।